स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव परिणाम का जो स्वरूप है वो सामने आ गया है। एक तस्वीर उभर कर आ गई है। ये बड़ी रोचक तस्वीर है चुनाव परिणाम की, क्योंकि इसमें सिर्फ हार जीत नहीं है बल्कि बहुत से गुणा गणित का परिणाम है। ये परिणाम बहुत से गुणा गणित को प्रेरित भी करेगा। ये परिणाम राजनीतिक खींचतान को शायद पूर्ण विराम ना दे पाए, क्योंकि कई ऐसे हालात बने हैं जो चुनाव के बाद भी राजनीतिक संघर्ष को बनाए रखेंगे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कई राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, कई और विशेष अतिथि भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय हम आपसे कराएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बता देते हैं। वाराणसी से खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत चुके हैं। यही खबर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी के वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व को सुबह से कहीं ना कहीं इस खबर को लेकर प्रतीक्षा थी कि प्रधानमंत्री की परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। तो जो रिजल्ट है वो आ चुका है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। 1,50,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। 1,50,000 से ज्यादा वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। और सुबह जब रुझान आ रहे थे तो उस वक्त अजय राय रुझानों में आगे क्योंकि बढ़ते हुए नजर आ रहे थे रुझानों में, और उस वक्त कहीं ना कहीं जो सांसें हैं वो अटकती हुई नजर आ रही थी बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व की। लेकिन अब राहत की खबर, एक अच्छी खबर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी से जीतते आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। और ऐसे में देखिए ये जो तस्वीर है वो काफी उत्साहित करने वाली तस्वीर तमाम बीजेपी के नेताओं के लिए, और ये सुखद तस्वीर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। वाराणसी सीट को जीत चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1,50,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो अब तक के जो जादुई आंकड़े हैं वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनडीए के पास 294 और इंडी गठबंधन 232 सीटों पे आगे यहां पर आप देख रहे हैं। बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो भी देख लीजिए। सपा, क्योंकि कहा जा रहा था कि साइकिल इस बार पंचर हो जाएगी, लेकिन साइकिल पंचर नहीं हुई है। साइकिल इस बार फुल स्पीड से दौड़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पर। और इसके साथ ही बीजेपी का जो कमल है वो भी 35 सीटों पर खिलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि ये परिणाम नहीं है, अभी तक रुझान है। कांग्रेस जहां पिछली बार सिर्फ एक सीट अपने खाते में कर पाई थी, अपने नाम कर पाई थी, फिलहाल 6 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि क्योंकि तमाम एग्जिट पोल इस बात को लेकर कह रहे थे, ये दावा किया जा रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, एनडीए को 72 के करीब सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब यहां मुकाबला बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है रुझानों में, और साइकिल भी फुल स्पीड से दौड़ती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। तो
तो जगह जगह की जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब देखेंगे जगह जगह, ये देखिए लड्डू खिलाने की बात होती है जश्न के बाद, लेकिन लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। पहले वो लड्डू जो तैयार किए जा रहे थे उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई यहाँ पर। इसके साथ ही ढोल नगाड़ों पर झूमते गाते हुए यहाँ तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और चाहे बात बीजेपी की जाए, चाहे बात कांग्रेस की जाए, क्योंकि अभी तक जिन जिन सीटों पर यहाँ पर परिणाम घोषित हो चुके हैं और वहां पर लड्डू एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि आज लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन ये लड्डू परसों से बंटने शुरू हो गए थे जब अरुणाचल में बीजेपी जीती थी। तो जगह जगह की ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। उनका परिचय सबसे पहले आप सभी के साथ करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संपादक प्रसून शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है शुक्ला जी आपका। हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक इंडिया लीगल के सुजीत भाट जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आजसू के प्रवक्ता डॉक्टर विजय कुमार साहू जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत। और इसके साथ ही बहुत बहुत बधाई भी, काशी की सीट आप जीत गए हैं, वाकई मां गंगा ने गोद ले लिया। सीमा जी आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है और यह वाकई बहुत हर्ष और खुशी की बात है। और जिस तरीके से मां गंगा ने बुलाया है और गोद लिया है, बहुत अच्छे से अपने पुत्र को आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन आशीर्वाद इस बार बहुत ज्यादा भरपूर नहीं मिल पाया जितना पिछली बार मिला था। क्या इसके पीछे कारण आप मानती हैं? क्योंकि पिछली बार तो प्रधानमंत्री 4 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीते थे, इतना अंतर था, लेकिन इस बार तो अंतर बेहद कम है। देखिए, ये अंतर और जीत और हार ये डेमोक्रेटिक वे में, जैसे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सशक्त विपक्ष भी यदि है सामने और जितनी जनादेश हो रही है उसको हम लोग स्वीकारते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, टक्कर से, मुकाबले से, सशक्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ी है, एनडीए ने चुनाव लड़ी है और अपनी संख्या दर्ज कराई है। अभी हमारे कुछ राउंड बाकी हैं, लास्ट में जो अभी गिनती है, बस कम मार्जिन से आगे पीछे जा रहे हैं। तो निष्कर्ष और नतीजे जो आने हैं वो पूर्ण गणना के बाद ही आ सकती है कि कब तक कंप्लीट हो रहा है। और डॉक्टर सीमा सिंह जी, बात है, डॉक्टर सीमा सिंह जी, एक बात तो साफ है कि आप 240 से 245 के बीच में बीजेपी रह रही है। अगर बात की जाए एनडीए की तो आप बहुमत बनाती आ रही हैं, 300 के पार जा सकती हैं, 1-2 सीटों से, 1-2 सीटों से पीछे हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो आपके एलाइज हैं जैसे टीडीपी, जेडीयू, इन दोनों पे भरोसा रखना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर जेडीयू की बात की जाए या टीडीपी की बात की जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन इस मामले पर पलीता लगा सकते हैं नीतीश कुमार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नीतीश और नायडू की राह एक ही है, बीजेपी की राह मुश्किल कर सकते हैं। देश भर में जातिगत जनगणना के लिए आप पे दबाव बनाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो आपने देख ही लिया क्या हाल है। बिहार को विशेष राज्य दिलाने का मांग करेंगे नीतीश कुमार और ऐसी ही मांग चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के लिए करेंगे। कैबिनेट में पूरी तरीके से पावरफुल मिनिस्ट्री चाहेंगे और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण की भी राजनीति ये दोनों दल करते आए हैं। ऐसे में कैसे निपटेंगे आप इन दोनों से? जी, ये अभी तक हमारे जितने भी आपने अभी बीजेपी के परिणाम देखे हैं वो अभी पूरे निश्चित नहीं हुए हैं और वो मतगणना अभी शुरू है और मतगणना चल रही है। और हमारे सबसे सर्वाधिक हम लोग आंकड़ों से हम लोग बीजेपी आएंगे। आपने बोला कि कम हुआ है, ये हम लोग भी देख रहे हैं कि कम हुआ है। और जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन जहां पूरे गठबंधन एक जगह यूनाइट होकर लड़ रही है, कहीं ना गठबंधन पे एक दूसरे पे भरोसा होता है, लोग करते हैं, तभी महागठबंधन जब उतनी पार्टियां उनके पास ना शीर्ष नेतृत्व का एक नाम आता है प्रधानमंत्री, फिर भी वो लड़ रहे हैं
और फिर भी वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर कह रही हैं क्योंकि ये परिणाम हमारा नहीं है, अभी बहुत सारी सीटों पर परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन परिणाम भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कुछ कुछ सीटों पर तो परिणाम आ चुके हैं। आप कह रहे थे कि यूपी में 2 लड़कों का खाता तक नहीं खुलेगा। यूपी के 2 लड़के तो आपको पीछे छोड़ चुके हैं रुझानों में। 35 सीटों पर है, सपा भी 35 सीटों पर है, ताजा जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी भी, उसमें 36 समाजवादी पार्टी है और 34 बीजेपी है, यानी अब समाजवादी पार्टी यूपी में लीड कर रही है बीजेपी से। आप तो कह रहे थे कि साइकिल की हवा निकल जाएगी, किसकी हवा टाइट हो रही है? नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कल तक ईवीएम की जो कल आपके यहाँ से जो रुझान आ रहे थे उस पे हमारे विपक्ष का ईवीएम से लेके इलेक्शन कमीशन तक पे आरोप लगे हुए थे। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष में यदि जो अनुमान लगे हैं उसमें नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में परिणाम नहीं होता है और हम लोग अपने जब हाथ में परिणाम नहीं होता है तो आप ऐसा नारा क्यों देते हैं? आपकी बार 400 पार, जब हाथ में आपको पता है कि आपके नहीं है, जनता के ही हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, परिणाम तो आपके हाथ में नहीं ना। तो अब सवाल तो आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर सीमा। आप जो बोल रही हैं कि हम लोग मुद्दे के बाद, और जनादेश भी जो आया है 10 साल हमारे जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, ये सभी ने देखा है कि किस रफ्तार और गति से और किस निर्देश से काम हुआ है और कितनी बढ़ोतरी हुई है कार्यों में। और उस मुद्दे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था और उस मुद्दे से ये बात रखी गई थी। वैसे तो बहुत सारे आपने 300 पार का भी वो विपक्ष भी हमारे नारे देते हैं। नारा देना, बोलना, कार्यों के साथ काम करना और आम जनता के भरोसे पे आज जो आप रिजल्ट देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा विपक्ष आप देखेंगे, पूरा जो गठबंधन महागठबंधन है, कुछ दिन पहले मायावती ने केजरीवाल पे लगाया, केजरीवाल ने कांग्रेस पे लगाया, ये सारे विपक्ष में एक दूसरे पे नेता पे लगे हुए हैं, जेल बेले। इनका एक ही मुद्दा था, कोई राष्ट्रहित का मुद्दा में एक महागठबंधन। सीमा सिंह जी, एक बड़ी खबर आ रही है, सीमा सिंह जी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के कुंती से अर्जुन मुंडा 1,36,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं कालीचरण मुंडा से। इसे आप किस तरीके से देखती है झारखंड की राजनीति के हिसाब से? ये जनादेश है, देखने की बात नहीं है, जनादेश है। और हम लोग बहुत सालों तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है और बस सकारात्मक सोच के साथ रही है। ये कल तक सब जगह ईवीएम पे आरोप लगाते थे विपक्ष, वो हम लोग नहीं हो तो समझ गया सीमा सिंह जी, वो तो समझ रहा हूं मैं कि आप जो कह रही हैं, लेकिन अभी ये है कि आखिर झारखंड की बात कर ली जाए तो बीजेपी 8 सीट पे, जेएमएम 3 सीट पे, कांग्रेस 2 सीट पे, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1 सीट पे, तो आखिर पिछड़ने के कारण क्या है? आपको तो मालूम होगा, जमीनी स्तर की राजनेता है। देखिए, ये कम होने के जनादेश, जो जिधर से जहां से जनादेश आता है उसको तो किसी भी पार्टी को सहर्ष स्वीकार करना पड़ता और करना भी चाहिए। कारण क्या है सीमा सिंह जी? विचार विमर्श अभी पूरे नतीजे आने के बाद, यदि अर्जुन मुंडा जी पीछे चल रहे हैं, ये सुबह से आंकड़े आ रहे थे आगे पीछे अभी, लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया है। इसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि इतना लंबा गैप है, इस पे विचार विमर्श होगी कि क्या रीजन और क्या कारण रहे हैं। चलिए, हमारे साथ 2 अतिथि और यहाँ पर हैं, उनसे भी जरा चर्चा कर लेते हैं। वापस से आएंगे डॉक्टर सीमा सिंह जी, हम वापस से आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार साहू जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। और झारखंड की, क्योंकि यहाँ पर बात की अभी प्रसून शुक्ला जी आपने, तो क्योंकि अगर यहाँ बात करें विजय कुमार जी, झारखंड चुनाव को लेकर के आपकी जो उम्मीदें थी, वो जो दावे हैं, जो वादे थे, वो उस तरह के देखने को नहीं मिल रहे हैं, परिणाम उसके मुताबिक नहीं है। अब संतोष करने को कुछ कारण चाहिए, वो क्या हो सकता है? विजय जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सुजीत भाट जी, झारखंड की अगर यहाँ पर बात करें तो झारखंड को आप किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं? झारखंड के जो परिणाम दिख रहे हैं उससे क्या कुछ संदेश निकलते हैं? ये संदेश निकलते हैं कि झारखंड में जितना सख्त कंट्रोल होना था वो नहीं हुआ, धीरे धीरे पिछड़ जा रहे हैं। पूरा रिजल्ट तो नहीं आया, ये आगे है सब, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जेएमएम के 3, आईएनसी का 2, ये भी हो रहे हैं। तो जितना सख्त कंट्रोल होना चाहिए उतना होना नहीं। लेकिन सीमा जी को एक
और एक प्रश्न मुझे है कि आप बोल रहे हैं कि आपका संगठन, आपका महागठबंधन अटूट है। अटूट कैसे बोल रहे हैं आप? अभी सोच रहे हैं इतने टाइम पे कि जेडीयू का के बारे में क्या सोच रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या सोच रहे हैं। फोन तो दोनों का ही गए। चंद्रबाबू नायडू को फोन किया प्रधानमंत्री ने और शरद पवार ने भी। तो कैसे देख रहे हैं आप? शरद पवार जी ने इनकार कर दिया है, फिलहाल इस खबर पे खुद ही इनकार किया है। इनकार किया तो प्रधानमंत्री तो फोन ही किया। कैसे देख रहे हैं, कैसे होगा? हेलो सीमा जी। सीमा जी सुनाई देते हैं? जी आप ही से सवाल पूछा जा रहा है सीमा जी। गठबंधन को आप गठबंधन हमारे जेडीयू पिछली सरकार में भी है, हमारे बिहार में भी है। जेडीयू की सरकार के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ अभी सरकार बनाए हुए हैं। और आगे क्या होगा, कैसे होगा, यदि मैं कुछ प्रश्न करूं या फिर मैं आंसर करूं तो कल आप फिर बोलेंगे कि आप लोग ऐसे बातें क्यों करते हैं। तो ये समय बताएगा। और समय के पहले कुछ भी बोलना, अभी जब सारी चीजें अभी बहुत 1-2 घंटे में बहुत, लेकिन आप तो जाने ही इसलिए जाते हैं ना डॉक्टर सीमा सिंह जी, आप तो समय से पहले ही निर्णय ले लेते हैं, इसीलिए तो आप जाने जाते हैं। समय से पहले ही तो आप भविष्यवाणी कर रहे थे लगातार। भविष्यवाणी मैंने की है और सरकार हम लोग बनाएंगे। सरकार की भविष्यवाणी है, आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, आंकड़े किसी के हाथ में नहीं है। कोई भी पार्टी को जनादेश, आप झारखंड की बात करेंगे तो जेएमएम को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, जनादेश अभी क्लियर हम लोग को ही जनादेश है। अभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिली है, एनडीओ को जनादेश मिली है। इसके हमारे हम लोग निर्णय नहीं, हम लोग भविष्यवाणी अभी भी साथी हैं, और अभी आपको भरोसा है कि नहीं है? किस पे? जो गठबंधन के साथी है आपका, उन पर भरोसा है, विश्वास है कि कहीं नहीं जाएंगे, पलटी नहीं मारेंगे। कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं और अभी भी भरोसा है। हाँ, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, क्योंकि झारखंड की अगर यहाँ पर बात करें तो झारखंड में आपने इतना कुछ किया और सीता सोरेन को तोड़कर अपनी तरफ किया, अब परिणाम जो आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बात तो सबसे बड़ी बात है कि किसी को तोड़ के नहीं, सहस्त्र स्वीकार है। आप जितने भी लोग आए, भाजपा इतना बड़ा परिवार है कि सबका स्वागत है। और तोड़ के नहीं, वो बहुत परिपक्व है। वो अपने घर के उनको न्याय नहीं मिला, 3 बार की विधायक रह चुकी है और सबसे बड़े सुपुत्र जो यहाँ पे शिबू सोरेन जी हैं, उनकी वो बहू रही हुई है। जब कल्पना सोरेन को उनको ना देके दिया गया तो उन्होंने सहस्त्र ज्वाइन किया और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। अब ये अलग बात है कि जनता कितना जनादेश दे रही है। डॉक्टर सीमा सिंह जी सबके ऊपर है। डॉक्टर सीमा सिंह जी, 2019 की बात करें तो बीजेपी 11 सीटों पे लीड कर रही थी, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू 1-1 सीटों पे थी। लेकिन अब आंकड़े बदले दिख रहे हैं और यह आंकड़े इसलिए भी चौंकाते हैं चूंकि झारखंड में कांग्रेस संगठन के तौर पे कहीं दिख नहीं रही थी। झारखंड में लोग जो दौरा कर रहे थे, राम मंदिर का असर पूरी तरीके से दिख रहा था, मोदी फैक्टर का असर पूरी तरीके से दिख रहा था। उसके बाद भी अगर इस तरीके से सीटें कम हो रही हैं तो क्या माना जाए? क्या वहां के लोकल कैंडिडेट से नाराजगी थी या मोदी फैक्टर में ही कुछ गड़बड़ था? मोदी फैक्टर बोल के कुछ नहीं होते हैं। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, ये हमारा देश क्या विदेश तक है, विश्व जानता है। तो ये फैक्टर तो है कि कार्य के बदौलत कोई फैक्टर नहीं होता है, कर्म का फल होता है जो अभी भी है, परिणाम है उनका। लेकिन आप जो बातें बोल रहे हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ की जनता ने जो स्वीकार जिन जिन पदों पे नहीं किया है या कर रही है, वो भी विचारणीय बातें योग्य हैं। उसको भी पार्टी और संगठन विचार करेगी। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि मोदी फैक्टर कम हुए हैं, क्योंकि 10 सालों के जो कार्य है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। सीमा सिंह जी, आप मानेंगे कि हेमंत सोरेन के बारे में आपका दूसरी बार सोचना है ये जनादेश का बाद? जी, हेमंत सोरेन जी के बारे में दूसरी बार सोचना है ये जनादेश का बाद कि उसका ऊपर न्याय हुआ या नहीं? एक बार और बोले। डॉक्टर सीमा सिंह जी, आप पूछ रहे हैं कि पिछली बार जेएमएम 1 सीट थी, इस बार 3 के आंकड़े में आ चुकी है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस आंकड़े के बढ़ने के पीछे एक कारण है कि हेमंत सोरेन को आपने जेल की कोठरी में डाल दिया है? ये हमने नहीं डाला, ये प्रश्न ही गलत है।
ये किसी के कहने पे और मोदी जी के कहने पे ना ईडी चलती है ना सीबीआई चलती है। जब मैं आपको बताती हूँ, जब बहुत ज्यादा आंकड़े थे और जेल में जाने की बात थी, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, केजरीवाल जी भी गए हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, मायावती जी भी गई और जितने भी लालू जी भी गए हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, उनकी सरकार थी। आप किसी को भी सिटिंग सीएम को, इतना बड़ा संवैधानिक पद है कि किसी के कहने पे बिना तथ्यों को जेल में नहीं भेजा जा सकता है, बिना प्रमाणिकता के। यह कहीं न कहीं हमें न्यायपालिका पे आरोप लगाने के जैसे है। तो इसका आप एक बात बताएं, ये हो सकता है कि विपक्ष ने इसको 21 संबंध के बाद इस समय जाके उन्होंने अपने आप को सुपुर्द किया, ये तो पहले भी कर सकते थे। आप निष्पक्ष थे तो पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। सही कह रही है रेशु जी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अर्जुन मुंडा चुनाव हार रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि जो स्थापित नेता हैं, और देश भर में यही तस्वीर उभर रही है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी चुनाव हार गए, जिसमें तो गृह राज्य मंत्री टैनी भी शामिल है, अजय मिश्रा टैनी उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए। इसका मतलब है कि इन लोगों का अहंकार इस तरीके से बढ़ा हुआ था। प्रधानमंत्री तो नम्र और विनम्र दिख रहे थे, जबकि ऐसे नेताओं का अहंकार 2-2 बार जीत दर्ज करने के बाद उसकी कोई सीमा नहीं थी। और जनता को अहंकार कभी नहीं पसंद आता है। इस चीज को लोकल स्तर पे नेता नहीं भाप पाते हैं, जिसका खामियाजा मोदी जी को भी उठाना पड़ा, बीजेपी को भी उठाना पड़ा है। जी, आप ये व्यवहारिकता के तौर पे ये आम जनता का कोई सर्वे नहीं है कि उनका घमंड या उनका बिहेवियर या उनका बर्ताव। जमीनी स्तर पे रिपोर्टिंग करके आए हैं, यूपी से लेके झारखंड तक में यही स्थिति देखी जा रही थी। मोदी लहर था, मोदी फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन जो असल नाराजगी थी वो कैंडिडेट को लेके थी। कई बार जो कैंडिडेट रिपीट किए गए उनको लेकर भी नाराजगी दिखी। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी? देखिए, इत्तेफाक रखना ये सच्चाई बात है ना। यदि जनादेश विपरीत दिशा में जा रही है और हमारे पक्ष में नहीं जा रही है या किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं जा रही है, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी भी के पक्ष में नहीं जा रही है, तो ये विचारणीय बात है। कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी जिसपे विचार करने योग्य है। ये परिणाम के बाद ये संगठन तय करेगी और इस पर विचार करेगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है उसके भी 2-3 पहलू इस समय पता चल रहे हैं। कई बार होता है कि जो वहां का लोकल कैंडिडेट है उसको अगर आप बदल देती हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आता है। तो कई बार बड़े नेताओं के कारण पार्टी को समझौता करना पड़ता है, जिसका खामियाजा चुनावी हार के रूप में सामने आता है। देखिए, ऐसे आप कहेंगे बहुत दिग्गज लोग अभी चुनावी क्षेत्र में उतरे भी है और उनका परिणाम भी आया है और कहीं कहीं परिणाम नहीं भी आया है। तो यह लोकतंत्र में जीत और हार होती है और कम होना उस पर किसी भी पार्टी का। आप हमारी सीटें कम होती है तो हमें विचार करने हैं और हम विचार करेंगे इस पे, लेकिन इसको आप हेलो जी आपकी आवाज आ रही है जी, इसको यदि ऐसे जोड़ लिया जाए कि इन चार किसी एक, ये सभी पार्टी के साथ आप देखेंगे कि उनके सीट कम हो रहे हैं या आप जो बातें लोकल मुद्दे बता रहे हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो काम नहीं करते हैं और कुछ मुद्दे होते हैं जिनकी वजह से जनता जनार्दन उनको स्वीकारती नहीं है। पिछले इलेक्शन में गीता कोड़ा जी थी, दूसरे पार्टी से थी, वो उनको स्वीकारी थी, लेकिन कुछ रीजन, कुछ मुद्दे होते हैं, ये माना जाता है। ये आप जो बता रहे हैं ये पूरी दुनिया में सर्वविदित है, वो दिख रहा है कि कुछ सीटें कम हुई हैं। लेकिन जनादेश और सरकार की जहां तक बात है, हम लोग फिर आएंगे, सरकार बनाएंगे और जिन मुद्दों में हमसे कमी रह गई है जनता जनार्दन के बीच, उन सभी मुद्दों को जमीनी स्तर पर लेके जाके काम करेंगे। आपके यहाँ पर तो जो जिनके घर में पारिवारिक कलह थी उन्होंने भी आपके घर की तरफ मुंह किया। और सीता सोरेन की इससे पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही थी, तो सीता सोरेन ने अपने पारिवारिक कलह का कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए आपका साथ चुना था और आपने क्योंकि उनको साथ भी लिया और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो उनकी जीत है वो सुनिश्चित है और इस बार वो जीत जाएंगे, लेकिन आपको वो जीत भी नहीं मिल पाई यहाँ पर। ये सुनिश्चित करके अंदाज लगाना, रुझान देना और कार्यों के बल पे परिणाम को सुनिश्चित करना, ये अभी तक किसी पार्टी ने ऐसा पूर्ण घोषित
नहीं कर दिया ये है। तो आप उन्होंने लोग पहले से कह सीता रहे हैं ना, सोरेन आप तो जी कई बहुत सीटों पर पहले से ही दावा कर रहे नेत्री थे। हैं। इस बार वो ऐसा नहीं है कि इस बार उनका वो सीट अभी जीत गई हैं और हार रही हैं, तो उनकी परिपक्वता या उनके नेतृत्व या उनकी क्षमता में कोई कमी। ठीक है, जनता है, हमारे स्वीकारती है, साथ कभी कभी जनता जनादेश बदल देती है, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उस मुद्दे पे काम करना चलिए चाहिए। आप स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है कि कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, हम लोग, आपको मैं बता देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग नहीं, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी कल तक ये सारे आपके यहाँ जितने भी अभी विपक्ष के लोग हैं वो हमारे एनडीए पे कि ये सारी जनता जो है ये जीतती है, जिसमें ईवीएम का दोष दिया जाता है। लेकिन मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हम लोग सेलेक्टिव वोट नहीं इस बोलते बार हैं? ईवीएम को कोई दोष नहीं देगा, कोई नहीं, दोष हमारा नहीं देने वाला फैसला- है। मैं नहीं दे रही हूँ, मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ कि जो भी जनादेश होगा वो जनता का जनादेश होगा, उसके निर्धारण पे, उसके निर्देश पे काम करेंगे और उसमें जहाँ भी हमसे कमी हुई होगी उसको सुधारेंगे। और हम सरकार के साथ हैं, सरकार को हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार में जब आएंगे तो जिन जिन मुद्दों पे कमी या जहाँ पे हमसे कमी रह गई है उसको काम करेंगे। मैं वो नहीं बोल रही थी कि मैं ईवीएम पे देती हूँ, ये हमारे अपोजिशन वाले को जहाँ लगता है वो बोलते हैं कि पंजाब में अच्छा काम करता है, हरियाणा में ही काम करता है, 2018 में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करता है, वही 2023 में काम नहीं करता। ये हमारा नहीं है। हम लोग बहुत दिनों तक विपक्ष में रहे हैं और सकारात्मक तरीके से विपक्ष में रहे हैं और अभी भी हम लोग जो भी जैसा जनादेश है सहस्त्र स्वीकार करते हैं और उसको सर आंखों पे रखते हैं और जहां जहां हम लोगों से चूक हुई है वहां पे हम लोग फिर से परिणाम। अभी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी और खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जी, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस और इंडिया की तरफ से भी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में आपके पास विकल्प क्या बच रहा है? ऐसी खबरें आ रही थी कि सम्राट चौधरी बिहार में नीतीश कुमार जी से मिलने गए और नीतीश कुमार जी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, इसके बाद से ही कयासबाजी लगनी शुरू हो गई थी। जी देखिए, ये पूरी की पूरी विपक्ष जब से पिछला 5 सालों से और 10 सालों से पूरी विपक्ष की एक ही मुद्दा है कि किसी तरह से हमें मोदी जी के बदले या मोदी जी को हरा के या उनकी जगह पे हमें महागठबंधन की सरकार को लानी है। और किसी को भी अभी उनके पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उसको लेके आने के लिए वो पूरी तरह प्रयासरत रहे हैं। और इस कारण से लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन्होंने सिर्फ प्रयास किया और हमें कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ अभी बाहर में सारे लोग हैं और हम लोग अभी हमारा कार्यालय से मैं आपसे जुड़ी हूँ और मैं इसके लिए कि मैं फिर से आपको अपनी तरफ से हम लोग अपने सरकार में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और जिन मुद्दों पे हम लोग नई सोच, नई सकारात्मक शक्ति के साथ, हम लोग नई ऊर्जा के साथ, डॉक्टर सीमा सिंह जी, आपके लिए एक बड़ी अलर्ट आ रही है हमारे सोर्सेज के थ्रू। नीतीश कुमार को कोई बड़े पद का प्रलोभन दिया जा सकता है, उसमें प्रधानमंत्री पद भी हो सकता है, उप प्रधानमंत्री पद भी हो सकता है। देखिए, हमारे पार्टी कार्यालय में आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, पटाखे और ये सारे शुरू हो गए हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं आपको जितनी भी बातें थी कि कयास लगा रहे हैं, मैं अपने गठबंधन हमारे साथ है, ना हमें संशय है, ना हमें चिंता है, हम पूरे अपने गठबंधन के साथ अब सरकार बना रहे हैं। इसकी सुनिश्चित आपको हम लोग अपने तरफ से करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है और जिन जिन मुद्दों में हमसे कमी रह गई है वो हम लोग इसको जमीनी स्तर पे काम करेंगे। ठीक है सुजीत मैं पाल इसी जी, के जिस बात को साथ कह रही हैं जी, मैं आपकी आवाज में नहीं आ रही है, मुझे अपने सारे अभी साथियों बाहर के है साथ कार्यालय हम में हूं। सरकार बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार बन जाएगी या लगता है कि यहाँ पर भी कोई खेला कर सकते हैं नीतीश कुमार? ये मैं नहीं, ये इस तरीके से तो आप महागठबंधन तो बहुत सारी लोगों के साथ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या करेगा, लेकिन हमारी सरकार चली आ रही है गठबंधन के साथ, वो चलेगी। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ और मैं आपको क्षमा चाहती हूँ कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। आप उन साथियों पर भरोसा कर रहे हैं डॉक्टर सीमा, से जाना उन पड़ेगा साथियों मेरे पर भरोसा कार्यालय कर रही में हैं, उन साथियों पर विश्वास कर रही हैं जो कई बार पलट चुके हैं, उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कई बार पलट सुजीत चुके भाटी हैं और अभी पलट के वो हमारे ही साथ है। देखिए, आप जानते वो हैं पलट किसका के नाम फिर कर ये रहा हूँ, कहते हैं एनडीए के साथ ही पलटेंगे। आप जानते हैं किसका नाम हम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है।
इंडिया का भी भरोसा नहीं है और इंडिया के भी भरोसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो आप जैसे चंद्रबाबू नायडू, वो भी एक मेन पर्सन हो गया और वो उसका दबा करके उसका स्ट्रेंथ पे वो जो भी मांगे वो हो सकते हैं। पहले पुरानी बात है कि नीतीश कुमार के प्राइम मिनिस्टर का पद का लोभ था, प्रलोभन था, भी पुरानी बात है। अभी वो बीजेपी में गए बट एनडीए में अच्छा नहीं हुआ, अभी वो प्रलोभन गए नहीं उससे। अभी हो सकता है चंद्रबाबू नायडू और ये खेला तो चल रहा है, अभी शुरू हुआ खेला। शुक्ला जी, डॉक्टर प्रसून शुक्ला, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी थी वो तो नीतीश कुमार ने ही रखी थी। हालांकि ये बात अलग है कि वो फिर बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बना था तो पहले से ही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार होंगे वो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जब ममता बनर्जी ने उनके नाम का जिक्र नहीं किया और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी पसंद है, तब से ही कहीं ना कहीं जो खटास है वो इस इंडिया गठबंधन के रिश्तों में देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस तरह के जो संकेत जताए जा रहे हैं, क्या लगता है कि फिर कुछ खेला हो सकता है? जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। आपने एक बात में दो निष्कर्ष निकाले हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि ममता बनर्जी चाहती थी कि खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे घोषित हो, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ के जाना पड़ा। और अगर अब नीतीश कुमार दोबारा आते हैं तो नीतीश कुमार 14 सीटों के साथ आएंगे और ममता बनर्जी भी फिर यू टर्न लेने में जरा भी समय नहीं लगाएंगी। उनके पास 28 से 31 सीटें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी और एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी है। इस तरह के आशंकाओं को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, लेकिन फिर राजनीति में को कुछ भी संभव है। इसलिए सभी राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से सरकार बना ली जाए, कुछ भी किसी भी कीमत पे, किसी को कोई भी प्रलोभन देना पड़े, यहां तक कि प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर करना पड़े तो उससे गुरेज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को लेकर तो असली लड़ाई पहले से ही इंडी गठबंधन में देखने को हमें मिलती आई है। नीतीश ने तो इंडी गठबंधन बनाया ही इसलिए था और नींव ही इसलिए रखी थी, और अगर ऐसा ऑफर उनको मिलता है तो हो सकता है कि वो फिर से पलट जाएं। प्रसून शुक्ला जी। जी, जब पहली बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, उस समय 15 दल आए थे और केवल नीतीश कुमार के संयोजन करने के बाद ये आए, और उसमें से मोटे तौर पे ये लग रहा था कि ये इंडी गठबंधन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है या एक साथ इतने दल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सबको कांग्रेस की महत्वाकांक्षा का अंदाजा था। कांग्रेस के बारे में हमेशा ये माना जाता है कि जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति है और जो उनका वोट बैंक है, वही वोट बैंक कांग्रेस का भी है, जैसे मुस्लिम वोटर। इसीलिए ममता बनर्जी शुरू से लेके आखिरी तक कांग्रेस के और राहुल गांधी के तमाम दौरों में उनको मुस्लिम एरियाज में नहीं जाने दिया, और यही डर कांग्रेस के साथ आने में क्षेत्रीय दलों में एक बड़ी हिचक दिखती थी। इसी कारण से कांग्रेस को तमाम क्षेत्रीय दल अपने से इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ मिलेंगे तो आज नहीं तो कल जब क्षेत्रीय चुनाव होंगे या राज्य स्तरीय चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस के साथ भागीदारी होगी, और जो ऐसे दलों के लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी हो, चाहे जेडीयू की बात की जाए, चाहे किसी और दल की बात की जाए। जी, लेकिन मेरा बात है कि ममता बनर्जी को अभी एनडीए पे जाना नामुमकिन है। ममता बनर्जी ने बोल ही दिया पहले से कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी के अपने प्रधानमंत्री पद का कोई प्रलोभन है नहीं, उन्होंने बोल दिया कि बाहर से सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार के लिए हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू के लिए हो सकता है, अभी तो ममता बनर्जी के लिए नहीं है। जी सुजीत जी। हाँ, तो इसीलिए हम सोचेंगे कि 31 सीट हो, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे नीतीश कुमार का, जैसे चंद्रबाबू नायडू का, ये तीनों जगह से सीटों इम्पोर्टेंट हो गया ना। अब तो उड़ीसा हाथ से चले गए तो उड़ीसा का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये तीनों जगह, तीनों स्टेट का हिसाब अब खेला हो सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से
ममता बनर्जी को ये खेला से बाहर रखना चाहता हूं कि उन्होंने बोल ही दिया कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा। इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन असली खेला तब होगा जब एनडीए की तरफ से जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू में से कोई भी एक खिसकने की कोशिश करेगा। असली खेला तो उस समय से शुरू होगा जी। लेकिन शुक्ला जी, एक चीज यहाँ पर क्योंकि ये भी है कि देखिए, नीतीश अगर 18 सीटें लाकर प्रधानमंत्री पद का दावा करेंगे और इस आधार पर उम्मीद करेंगे कि इंडिया अलायंस में भी उनके नाम पर सहमति बन जाए, तो अखिलेश यादव और इसके साथ ही ममता बनर्जी की जो महत्वाकांक्षा है वो तो उनसे भी ज्यादा बड़ी है, और उनके पास संख्या भी क्योंकि अधिक है। आपको कुछ चीजें मैं बता दूं कि अभी समस्या इस पे नहीं है कि एनडीए गठबंधन, एनडीए की जगह इंडिया की सरकार बनने वाली है। इंडी गठबंधन की सरकार की अभी कयासबाजी ही होगी, लेकिन असल सवाल है कि क्या टीडीपी और जेडीयू के साथ बीजेपी कितनी सहज रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो नीतीश कुमार उसमें अड़ंगा जरूर लगाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जाएंगे, जिससे बीजेपी के उस एजेंडे में पलीता लग सकता है जिसका वादा करके वह सत्ता में आ रही है। तीसरी बात है जातिगत जनगणना की। इसमें हो सकता है बीजेपी एग्री कर जाए, सहमत हो जाए, लेकिन इससे बहुत कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। हाँ, मुस्लिम वोटरों का तुष्टीकरण जरूर होगा। ये मुस्लिम वोटरों का तुष्टीकरण एक तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे या उस एजेंडे में पलीता लगाएंगे जिसके सहारे बीजेपी तीसरी बार सरकार में आ रही है और सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है। इसके बाद होता है कि कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री लेना, और जब जब क्षेत्रीय दल पावरफुल मिनिस्ट्री लिए हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो सत्ताधारी दल होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके दामन पे भी भ्रष्टाचार के दाग लगते हैं। चूंकि ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों को कंट्रोल करना किसी के भी बूते की बात नहीं होती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है तो ये सारे क्षेत्रीय दल मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके भाजपा का डर दिखा दिखा कर अपने पाले में लाते हैं और मुसलमानों के कंधे पे ही रख के बंदूक चलाते हैं और बताते हैं कि जब तक हम हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। और ये वाली धारणा तोड़ने में, ये वाली धारणा टूटने नहीं देंगे क्षेत्रीय दल। ये चंद्रबाबू नायडू की भी हाल है और यही हाल नीतीश कुमार का भी है। आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए भी चंद्रबाबू नायडू वादा कर चुके हैं, जिसके कारण बीजेपी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की विधानसभा में पूर्ण मेजॉरिटी आ चुकी है, 2/3 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीत चुकी है। अब ऐसे में आंध्र में जब वो 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है और बीजेपी की अलायंस पार्टी है, अलाइज है, तो उसमें बार बार सवाल खड़ा होगा बीजेपी के ऊपर। और चुनाव से पहले भी जब इस तरह का गठबंधन हो रहा था कि आखिर आप ऐसे पार्टी को क्यों गठबंधन में ले रहे हैं जिसकी नीतियां हमारे पार्टी की नीतियों से एकदम अलग है। तो मुस्लिम आरक्षण एक ऐसा पेश साबित होगा इन दोनों दलों के बीच जिसकी गुत्थी सुलझाना बड़ा मुश्किल काम होगा। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश कुमार करेंगे, तो ऐसी ही मांग चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश के लिए करते रहेंगे। ये मांग बहुत पुरानी है आंध्रा के लिए, जिसकी पूर्ति चूंकि मोदी जी 2014 में भी मेजॉरिटी में थे, 2019 में भी मेजॉरिटी में थे, तो इन मांगों को अनसुना कर दिया गया। वो संपूर्ण देश के विकास की बात करते थे, लेकिन अब गठबंधन की राजनीति की असल शुरुआत हो रही है, जिसके कारण से इससे पार पाना मोदी के लिए भी मुश्किल होगा और अमित शाह के लिए भी। जी जी, आपका बात सही है। और इसका साथ एक चीज बोल रहा हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण इसीलिए प्रधान हो गए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया दूसरे दलों के लिए कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार मुस्लिम के अगेंस्ट बोलते रहते। अगर प्रधानमंत्री ये ना बोलते तो बीजेपी का ये सिचुएशन ना होते। मुझे लगता है आरक्षण का मुद्दा उठाया, मुझे लगता है कि ये जो मामला है बीजेपी ने कभी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया है। जिस आरक्षण की बात हो रही थी, अगर आप ओबीसी कोटे में सैयदों को, शेखों को, खानों को रख लेंगे
तो यानी पूरे धर्म को, मुस्लिम समुदाय को ही लास्ट में धर्म के आधार पर स्वीकार कर लेंगे। बोले 2 भैंस है, आप 1 भैंस नहीं लेंगे, ये भी तो मुस्लिम के अगेंस्ट है ना। तो ये मेरा बात ये है कि आपका जो भी है, अगर आपका प्रधानमंत्री बार बार बोलते रहे तो दूसरा तो वो उसको पकड़ेंगे नहीं, लेकिन वो इश्यू हो गया ना धर्म उसका। के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको लेकर वो लगातार मंचों से इस बात का जिक्र यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एकदम साफ तौर पर तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक की बात करिए, जैनियों की बात करिए, सिखों की बात करिए, ईसाइयों की बात करिए, आप केवल मुस्लिम धर्म को केवल लाना चाहते हो ओबीसी दायरे में। ऐसा क्यों? समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाइए, गरीबी के आधार बना के लाइए, आर्थिक आधार पे। तब चूंकि राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है कि केवल मुस्लिम वोट बैंक के कारण ही मुस्लिमों की बात की जाती है, ईसाइयों की बात नहीं की जाती है, सिखों की बात नहीं की जाती है, आप जो बोल रहे हैं जैनियों की बात नहीं की जाती। वी आर गोइंग बैक टू द कांग्रेस मैनिफेस्टो, जिससे चर्चा करूंगी, मैं दोनों से चर्चा करूंगी, लेकिन कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं जरा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल
ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने
कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना,
महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खरगे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। सर, खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए हाँ, जयराम जी, राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर 2 राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाए।
आप सरकार के 2009 में 2009 में, हाँ नहीं 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, ये आपकी अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? नहीं देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूं न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी शुक्रिया साथियों, शुक्रिया, हो गया। सर राहुल जी